में आप पूछ लो, आप भी पूछ लो। धमतरी जहां पे 3 पटवारी है, प्रफुल्ल कुमार बघेल, जयन कुमार कवाची और वीरेंद्र सिन्हा, इनका तत्काल प्रभाव से 1 वेतन वृद्धि को रोका गया है। और 3 पटवारी है जो इसी काम में प्रारंभिक रूप से उनको दोषी पाया गया है, रिजवान खान, जय नेताम, राकेश गायकवाड़। इनको 15/12/2025 इनका दूसरे हल्के में इसका स्थानांतरण किया गया है। और बाकी जो 67 लोग हैं जो अवैध प्लाटिंग में लगे हुए थे, उनको नोटिस जारी किया गया। अभी तो आपने निलंबित करने की बात कही, पहले अभी फिर इंक्रीमेंट रोकने की बात कर दी। इंक्रीमेंट की बात की, इसके पहले निलंबित की बात आपने कही बोले। और फिर मैंने प्रश्न इसलिए पूछा, माननीय मंत्री जी, धमतरी का प्रश्न था और धमतरी तक हम सीमित रहते, लेकिन जब आप मौखिक उत्तर दे रहे थे तो आपने सदन को ये जानकारी दी कि पूरे प्रदेश भर में हमने टास्क फोर्स गठन कर दिया है। और जब प्रदेश भर में टास्क फोर्स गठन कर दिया, आप ही पूरा विस्तार कर दिए, धमतरी से बढ़ा के आप पूरा प्रदेश कर दिए, आपने किया। और इसलिए मैंने पूछा कि भाई कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की है। जब तक भाई सबसे पहली बात तो है कि 5 डिसमिल वाला रजिस्ट्री नहीं होता तो इतने खतरे बढ़ कैसे गए हैं? तो ये 2 साल का मामला है और आप 5 डिसमिल वाले रजिस्ट्री खत्म कर दिए, उसके बाद भी इतने पटांकन ये हो गया, तो इसमें पटवारी भर कैसे दोषी हो सकता है? इसमें पूरा अमला ही इसमें संलिप्त दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे प्रकरण को इसलिए माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे क्या? केवल पटवारी की इंक्रीमेंट रोकने से क्या होता है जी? माननीय सभापति महोदय, 14/3 मैं जो अभी प्रदेश स्तरीय जो समिति गठन की बात कही थी, तो हमारे करीब 10-12 जिले में गठन हो गए, जिनका सबका सूचना भी आ रहा है इसी अतिक्रमण और प्लाटिंग को रोकने के लिए। और इनका वेतन वृद्धि रोका गया है। गलती से मेरे से निकला होगा कि निलंबन करने का। इन तीनों का माननीय सभापति वेतन महोदय वृद्धि जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपके उत्तर में गम आया है कि जिला धमतरी में अवैध प्लाटिंग एवं अवैध कॉलोनी के लिए जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी की सूची निरंक। अभी आपने बोला है, आपने उत्तर में दिया है कि आपने कार्रवाई किया है, निलंबित किया है, और आप उत्तर दे रहे हो लिखित में निरंक। तो आप थोड़ा समझाने की कोशिश करें इसको। आप 3 पटवारियों का आप वेतन समझाने वृद्धि की बात कर रहे हैं ना, तो मंत्री जी पूरा व्याख्यान माला कर देंगे। ये पूरा दोनों समझा जिले देंगे। के, हम धमतरी जिला भी शामिल है इसमें, कांकेर जिला का भी, तो मिला जुला ये मिश्रित प्रश्न भी है और उत्तर भी ऐसे ही आ रहा है। नहीं, आप लिखे हो धमतरी जिला, पढ़ लीजिए आप। धमतरी व कांकेर जिला होगा, दोनों जिला। माननीय सभापति महोदय जी, इसमें जो 2024-25 में 10 प्रकरण और 25-26 में 39 प्रकरण का लेख हुआ है, लेकिन ये बहुत कम है। और मैं जानना चाहूंगा कि ये शिकायतकर्ता होता कौन है? कि ये किसान होता है कि वहां लगा हुआ दूसरा जो खरीदी करते हैं वो होता है? ये शिकायतकर्ता के आधार पर हुआ है। लेकिन आप, हमें पिछले समय प्रश्न लगाया था मंत्री जी, क्योंकि प्रभारी मंत्री है धमतरी जिला का, उनको बोला था कि साथ में चलकर भौतिक सत्यापन करेंगे, लेकिन अभी तक से मंत्री जी समय नहीं दिया है। तो मैं सदन के माध्यम से जानना चाहूंगा कि मंत्री जी क्या भौतिक सत्यापन करेंगे क्या? देखिए माननीय सभापति महोदय, भौतिक सत्यापन करने के लिए हमारे रजिस्टर के अमला है क्षेत्र में, वो भौतिक सत्यापन करेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। और तहसीलदार को भी नोटिस दिए हैं, उपनिरीक्षक को भी गए हैं, और जो इसमें लगे हुए हैं पटवारी, उनको भी नोटिस दिया गया है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप ही लिखे उत्तर में कि प्रकरण में निर्मित अवैध मुरूम रोड से हटाया गया है। क्या मुरूम हटाने से अवैध कॉलोनी, अवैध आपका प्लाटिंग रुक जाएगा क्या? लेकिन आप ही बोले थे पिछले सत्र में कि मैं साथ में चलकर, क्योंकि आप हमारे प्रभारी मंत्री हो, साथ में जाकर हम लोग भौतिक सत्यापन करेंगे, और आप अभी अपने वादे से मुकर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप इस सदन में घोषणा कीजिए कि मैं साथ में चलकर अवैध कॉलोनी का और अवैध प्लाटिंग का आप भौतिक सत्यापन करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, धमतरी जिले में जो अवैध प्लाटिंग
की बात आ रही है, इस समय हमारे राजस्व के अमला जो है उनके संज्ञान में आया है। धमतरी जिले का ये जो ग्रामीण क्षेत्र का है उसमें किसी ने शिकायत नहीं किया है। हमारे राजस्व अमला की जानकारी में आया है और उन्होंने अतिक्रमण को हटवाया है, उसको नोटिस भी जारी किया है और 10 जगह के अवैध जो विकास काम चल रहा था उसको भी हटाया गया, उसके रोड को ब्लॉक किया गया है। मैं सदन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय जी कि अभी मंत्री जी ने बोला कि शिकायत नहीं हुआ है, तो मैं यही जानना चाहता हूं कि शिकायत करता है कौन? जो शिकायत करेंगे तब मंत्री जी या उनके विभाग आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि धमतरी निगम क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी अभी स्थापित है, क्योंकि कॉलोनी वाले परेशान हैं। वहां न पानी की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है, न रोड की सुविधा है। जो जमीन के दलाल होते हैं वो तो अपना जमीन बेचकर चले जाते हैं, लेकिन वहां जो वासी निवास रहते हैं वो परेशान है। तो इनका जो सुविधा है उनको कौन करेगा? क्योंकि लगा हुआ आपका प्रश्न करें जी, आप प्रश्न में आ रहा हूं महोदय कि ग्राम पंचायत रुद्री है, आपका करेठा है, मुजगहान है, आपका भड़गांव है, तो यहाँ लगा हुआ जो अवैध प्लाटिंग हो रहा है उनको आपके विभाग क्या कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, धमतरी जिले में धमतरी नगर क्षेत्र में 3 एरिया था, गोकुल नगर, जिस पे कार्रवाई हुई। वहां पे सड़क बना हुआ था, सड़क को अवरुद्ध किया गया। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र का जो माननीय विधायक बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी देमार है, देमार में 3 जगह है, श्यामतराई है, देमार और ये करेठा, रुद्री, ये 10 ऐसे स्थान हैं जहां पे अवैध रूप से यहाँ पे कॉलोनी बनाया जा रहा था। तो यहाँ के अवैध विकास को 10 जगह का हटाया गया है और ये शिकायत कोई पब्लिक की ओर से नहीं आया, बल्कि हमारे राजस्व विभाग के अमला जो है उनके संज्ञान में आया। उसी तरह से जो 39 और लोग हैं, जिसमें बहुत से गांव शामिल हैं, रुद्री है, अर्जुनी है, करेठा है, श्यामतराई है। माननीय सभापति महोदय, रुद्री है, रुद्री में कई जगह है, करेठा है। अमला वाला शब्द बार बार आ रहा है। अमला तो आपका जुमला निकला है पूरा प्रदेश में, हमारे वहां भी पूरा काम कर रहा है भाई, पूरा प्रदेश में हो रहा है। तो 39 जगह था, उसके भी मार्ग को अवरुद्ध किया गया है, मुरुम को हटाया गया है और ये काम हमारा जो है नगर निवेश और नगरीय निकाय की संयुक्त राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मिलजुल करके किया है। अंतिम प्रश्न जी, माननीय सभापति महोदय जी, जैसे कि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं कि शिकायतकर्ता उनके ही अधिकारी कर्मचारी, उनके अमला हैं, तो शिकायतकर्ता स्वयं है, जांचकर्ता स्वयं है, शिकायतकर्ता नहीं, उसके संज्ञान में संज्ञान आप भी बोले शिकायतकर्ता करके, लेकिन आप बताइए कि स्वयं संज्ञान लेने वाले अधिकारी क्या उन पर कार्रवाई स्वयं अपने ऊपर कार्रवाई करवाएंगे क्या? लेकिन मंत्री जी आप अपने विभाग में थोड़ा कड़ाई कीजिए, क्योंकि धमतरी की स्थिति, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको कि आप प्रभारी मंत्री हैं वहां का, तो प्रभारी मंत्री के नाते आप कम से कम आप धमतरी के जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध कॉलोनी है, उस पर आप ध्यान दीजिए। निवेदन है आपसे, बार बार निवेदन कर रहा हूं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कि एक पटवारी को सस्पेंड करने से, निलंबन करने से कुछ नहीं होगा। वहां बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए, जमकर बैठे हुए, उन पे आप एक्शन लीजिए। अजय चंद्राकर जी। माननीय सभापति महोदय, आज के समय में विकृत शहरीकरण को तो स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, आपने कार्यवाही का जो उल्लेख किया उसमें धमतरी स्पष्ट लिखा है, इसमें कोई कार्यवाही निरंक है करके। अब दूसरा, आपने कार्यवाही की है पटवारी के खिलाफ या जांच की अनुशंसा की है, उनकी क्या गलती है? उन्होंने आपके हिसाब से खुद संज्ञान लिया है अवैध प्लाटिंग को। आप जैसा उत्तर दे रहे हैं, उन्होंने खुद संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के ऊपर ही कार्यवाही कर दी आपने। शिकायतकर्ता कोई नहीं है, आप खुद संज्ञान लेके कार्यवाही किए हैं, आपने बोला है, तो आपके कर्मचारी अच्छा काम किए, उसको आपने सजा दे दी। 1 मिनट, मेरा प्रश्न आप ही बोले हैं। अवैध प्लाटिंग कांकेर या धमतरी में स्टार्टअप एक्ट हो, अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ आप जो है उसमें क्या क्या कार्यवाही आपने की? एक, करने वालों के खिलाफ वो मुरम हटाए और दरवाजा हटाए नहीं,
दूसरी आपने कार्रवाई में लिखा है एसआईआर के कारण कार्रवाई नहीं हुई। तो अवैध कब्जा कब का है और एसआईआर कब से कब तक चला? अवैध प्लाटिंग कब्जा नहीं, अवैध कॉलोनी कब का है और एसआईआर कब से कब तक चला? माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये प्रश्न मिश्रित था धमतरी और कांकेर का। हमने जो धमतरी कांकेर ही पूछा। एक मिनट, हमने जो कार्रवाई की है पटवारियों के खिलाफ में वो कांकेर जिला का है। एक मिनट माननीय सभापति महोदय, आपने ही कहा मैं कि किसी ने कोई शिकायत नहीं की, ये धमतरी हमने ही संज्ञान लिया। आपके कर्मचारियों ने अच्छा काम किया, इसका मतलब आपने उसी खिलाफ कार्रवाई की, धमतरी और कांकेर। माननीय सभापति महोदय, वही चीज मैं जो अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, बस उसी में केंद्रित मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न दोहरा देता हूं कि आपने 2 साल 3 साल से एक अवैध कॉलोनी बन रही नहीं हटाने का कारण एसआईआर को बताया है। तो एसआईआर कब से कब तक चला और अवैध कॉलोनी कब की, ये बता दीजिए, और तब तक आप क्या कर रहे थे? माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ये धमतरी और कांकेर दोनों जिला का एक साथ पूछा हुआ प्रश्न है। धमतरी जो मैंने कार्रवाई किया है, हमारे विभाग ने जो कार्रवाई किया है पटवारी के विरुद्ध, वो कांकेर जिला का है। मैंने दोनों का एक साथ जवाब देते हुए हो सकता है कि मैंने उसको धमतरी जिला बोल दिया। धमतरी जिले में जो नहीं, वो तो आगे बढ़ गए अब। हाँ, तो हमने जो कार्रवाई की है, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो अवैध कॉलोनी, उस पे उन लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई की? उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं जो बता। नहीं, ये आपत्तिजनक है माननीय सभापति महोदय। 2 साल 3 साल पुराना है, आप कब कार्रवाई करेंगे? आप कारण बताते हैं एसआईआर चल रहा है करके। आप सीधे पिन पॉइंट उत्तर बताइए कि आप जो अवैध कब्जा कॉलोनी विकसित कर रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? एसआईआर तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इससे क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? कर्मचारी दोषी नहीं है उतने अवैध कब्जा वहां कांकेर में भी और धमतरी में भी, दोनों क्लब मत करिए। क्या कार्रवाई अवैध कब्जा जो कर रहे हैं उसके खिलाफ करेंगे? धमतरी में जैसे पहले ही बताया, मैं उत्तर देने में एक जिले का दूसरे जिले में मिश्रित हो गया। धमतरी जिले में हमारे विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में आया और अतिक्रमण और जो है अवैध प्लाटिंग को रोका गया। वहां पे हमारे कर्मचारियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं की। कांकेर में जो अवैध प्लाटिंग जिसमें उनको दोषी पाया गया, तो वहां के जो हमारे पटवारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और तहसीलदार को भी नोटिस दिया गया है। और जो अवैध प्लाट जो कटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं माने, मैं यही अब आखिरी प्रश्न बिंदु में, जो अवैध कब्जा किए हैं, अवैध कॉलोनी विकसित किए हैं, इस प्रश्नाधीन अवधि में जो आपने परिशिष्ट में उत्तर दिया है, उतनी कॉलोनी को विकसित किया है, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? क्या कार्रवाई कब तक करेंगे ये बताइए एक लाइन में। कांकेर धमतरी इधर उधर नहीं, कर्मचारियों को तो बलिद बकरा बनाए हैं आप। जो अवैध कॉलोनी विकसित किए हैं दोनों जिले में, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कब तक करेंगे? नियमावली में जो लिखा है नियम के हिसाब से उसमें कार्रवाई करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अब आप परिशिष्ट पढ़ लीजिए जो नियम बता रहे हैं उसमें कारण क्या बताया है। सभी में एसआईआर चल रहा है। अब इस गंभीरता तो दिखती है। कॉलोनी अवैध कब्जे कब के हैं, एसआईआर कितने दिन चला और एसआईआर खत्म हुए कितने दिन हो गए। अब उत्तर आया हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अब क्या बोला जाएगा इसमें? आप बताने की स्थिति में नहीं है क्या कब तक कार्रवाई करेंगे? माननीय सभापति, समय सीमा इसमें नहीं बता सकते, पर कार्रवाई सावित्री भंडारी जी, एक हो सकता है 1 2 साल बढ़िया लग सकते। ये जिला कांकेर में कुल 14 खसरों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। ये क्रय विक्रय पर रोक कब लगाई गई है? और जो कि आपने अपने उत्तर में दिया है कि पूरा जांच जो जितने टुकड़े हुए जांच प्रगतिरत है, वो जांच कहाँ हुई? आप इसमें बोलते प्रगतिरत है और आप बोल रहे हैं हमने उस पर कार्रवाई की है, तो बताइएगा थोड़ा सा। शेष खसरों में 14 खसरों पे तो हमने रोक लगा दिया है, पर बाकी खसरों में भी जांच चल रही है। कांकेर का मामला है ना, कांकेर जिला का। जी, कांकेर जिले का है। धमतरी का मत, कांकेर का 14 खसरों के, कांकेर का ही बता रहा हूँ। कांकेर के 14 खसरों में रोक लगाई गई है उसके क्रय विक्रय पे। और माननीय सभापति महोदय, करीब 25 मिनट से ऊपर हो गया और श्रीमती मंत्री गोमती जी जवाब नहीं दे पा रहे। मैं नहीं, सावित्री भंडारी जी प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी कहाँ हो? तो पूछे रहे हैं अभी।
पूछ लिए हैं भूपेश बघेल जी, पूछ लिए लेकिन नहीं, सीधा सी बात यह है सभापति महोदय, ये फिर उसी प्रकार से जब हम धमतरी पूछेंगे तो कांकेर को उत्तर देंगे, कांकेर के पूछेंगे तो धमतरी मैं को इसलिए उत्तर बोला, देंगे। अभी तक धमतरी वाले पूछ रहे थे, आप भी जब धमतरी का ओमकार साहू जी पूछे कांकेर तो को वो पहले बार अवसर मिला तो कांकेर को पूछ बोले, रहे हैं। वो पता चला बाद में वो कांकेर का है। तो ये गोलमोल सब जवाब दे रहे हैं। मैं मंत्री जी से सीधा सब तरफ से एक प्रश्न पूछ लेता हूं, क्या इसको विधानसभा के समिति से जांच कराएंगे क्या? क्योंकि ये मामला 2 साल से 3 साल से लंबित है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लीपापोती हो रही है और सत्ता पक्ष के भी विधायक इसमें काफी चिंतित हैं। तो आपसे निवेदन है क्योंकि आपसे तो हो नहीं पा रहा है, तो विधानसभा समिति से जांच करा दें, उसमें कार्रवाई समिति से जांच कराएंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, इसके लिए हमारे राजस्व विभाग सक्षम है, हम इसी से जांच कराएंगे और कार्रवाई हो भी रही है, जांच भी हो रही है। राजस्व विभाग में किससे जांच कराएंगे? अमला तहसीलदार है, एसडीएम है, जुमला जांच से कर रहे हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई हो रही है। माननीय सभापति माननीय महोदय, सभापति महोदय, ये सीधा मतलब ये है कि ये अवैध कॉलोनी को बढ़ावा देने का पूरा काम राजस्व विभाग के द्वारा हो रहा है और इस उत्तर से हम असंतुष्ट हैं। मंत्री जी इसको संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे बहिर्गमन करते हैं। श्रीमती गोमती साहब, गोमती साहब, माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न क्रमांक है 1367। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैंने मंत्री जी से क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है। विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव अंतर्गत 22-23 से जनवरी 2026 तक अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के क्रय विक्रय के कितने प्रकरण छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख के अंतर्गत दर्ज है? उन्होंने बताया है, मेरे विधानसभा का ही विषय नहीं है सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूँ, आदिवासी के अपना जमीन का ये सेफ्टी का विषय है, बहुत गंभीर विषय है और 170 ख का विषय है। तो उन्होंने बताया है, मेरे विधानसभा का ही नहीं है, पूरे जिले का विषय है, पूरा छत्तीसगढ़ का विषय, पूरा देश का विषय है, क्योंकि आदिवासी का जमीन है और कई बार ऐसा होता है कि दबाव से लेता है, ब्लैकमेल से लेता है, कई बार मतलब आदिवासी अपने स्वेच्छा से, कोई मजबूरी से बेचना चाहता है, वो अलग विषय है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दबाव से, ब्लैकमेल से लोगों से जमीन लेने का जो विषय आता है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आप मंत्री महोदय जी से जानना चाहती हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में 19 मामला बताए हैं, जिसमें से 19 में से 11 मामला जो है निराकरण हो चुका है, ऐसा उन्होंने कहा है, और 8 मामला अभी लंबित है। ये 11 मामला जो है निराकरण, पहला विषय है निराकरण उन्होंने कैसा किया है और किस तरह किया है। अगर निराकरण किया है तो अगला जो संबंधित हमारे किसान हैं उनको कितने प्रकरण को उन्होंने वापस जमीन को दिलवाया है। दूसरा 8 मामला जो बचा है, लंबित है, कृपा करके उसको कब तक निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे, आपके माध्यम से मैं माननीय सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव के 22-23 से लेकर के जनवरी 26 तक अनुसूचित जनजाति आदिवासी भूमि के क्रय विक्रय के कुल 19 प्रकरण छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं और इसमें के 9 प्रकरण सुनवाई के दौरान उनको खारिज किया गया है कि इसमें धारा 170 ख के अंतर्गत नहीं आता, और 2 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें हमारे भूमि स्वामी को, उनके वारिसान को वो जमीन वापस दिलाया गया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि पत्थलगांव के धन साय
भोजराम वगैरह ग्राम तिलडेगा, इनके जमीन को इनके जो मूल वारिसान हैं उनको वापस करने का आदेश पारित किया गया है और इनको कब्जा 10/2/2026 को दिलाया गया है। इसी तरह से गायत्री प्रेमचंद गुप्ता ग्राम बाग बहार, इनके वारिसान को भी भूमि वापस करने का आदेश पारित हुआ है और 16/1/2026 को इनको इस जमीन पे कब्जा दिलाया गया है। माननीय सभापति महोदय, 8 प्रकरण जो अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं, इनका भी जल्द से जल्द इनका निपटारा हो जाएगा और जैसा निर्णय आएगा उस हिसाब से इसमें आगे भी कब्जे की कार्रवाई की जाएगी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से फिर मैं जानना चाहती हूं, क्या 9 प्रकरण है जो आप बता रहे हैं कि प्रकरण मतलब हो गया है, और कितने भूस्वामी को जमीन में जाकर के देखे कि कितने लोगों को आप लोगों ने कब्जा दिलाने का प्रयास किए हैं? क्या ये सही जानकारी है या फिर नहीं है? अगर नहीं है तो एक बार पता कर लीजिएगा कि इतने प्रकरण आप लोग निपटारा जो किए हैं, क्या उनको वापस जमीन मिल गया है कि नहीं मिल रहा है? मेरे जानकारी के अनुसार किसी को वापस जमीन आज तक नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमने इनका विधानसभा सत्र के दौरान हमने जानकारी लिया है और इनको कब्जा दो है 10 फरवरी को दिए हैं, एक को कब्जा, और एक गायत्री विद्युत प्रेमचंद गुप्ता, इनको अभी 16 जनवरी को दिए हैं। दोनों को कब्जा दिया गया है, इसको हमने एक बार कंफर्म भी किया है। यदि ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे, बाकी हमने बात कर लिया है, इनको कब्जा मिल गया है। और जो अभी 8 प्रकरण जो लंबित है न्यायालय में, इनका भी जल्दी से सुनाई होगा। और जैसे मंत्री जी थोड़ा जल्दी उत्तर दो भाई, स्रोत समाचार सुना नहीं हमन, 1 घंटा मिलते तो मैं सुनो। और 9 प्रकरण इसमें ऐसे हैं जिसमें धारा 170 ख लागू नहीं होता है, इसी कारण उसको खारिज किया गया है। सभापति महोदय जी, मैं इसी के संबंध में मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी भूस्वामी को भूमि वापस दिलाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो उसको भी बताएंगे क्या? मैं दूसरा और विषय है, क्या शहरी क्षेत्रों में भी, मैं पूरा प्रदेश का बात कर रही हूं, शहरी क्षेत्र में भी क्या 70 ख में जिस भी किसान का अगर मामला है तो क्या राजस्व विभाग, हमारे मंत्री जी क्या इसके लिए भी योजना रचना बना रहे हैं? और नहीं बनाए हैं तो क्या बनाएंगे? क्या उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे? मैं आपके द्वारा जानना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे अनुसूचित जनजाति आदिवासी भाइयों के साथ अन्याय न हो, उसी के लिए धारा 170 ख है। और अनुसूचित एरिया में तो ये भी व्यवस्था है कि जमीन को गैर आदिवासी खरीद नहीं सकते, और जहां पे मैदानी एरिया है वहां। माननीय सभापति महोदय जी, एक सवाल इसमें मेरा है। इधर महोदय जी, सभापति महोदय जी इधर, हाँ, उनके बाद। महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के विद्यार्थियों द्वारा संपादित लिखित विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन करें। वे अपने कर कमलों से विद्यार्थियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन करें। प्रथम, रागात्मिकता, तिलक राज सिंह सोलंकी जी। In 2026, the highest paid Excel users
हुआ है। आज वो व्यक्ति ये बात के लिए भटक रहे हैं कि हमारी जमीन हमको वापस मिले, लेकिन आज उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगी और मांग भी करती हूँ कि कवर्धा जिले का भी यही विषय है, तो आदिवासियों की जमीन जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से नहीं दी है उसकी एक बार जांच आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगी मंत्री जी से, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पे आदिवासी हैं और बहुत बड़ी संख्या में गलत तरीके से जमीन हस्तांतरण हुई है, तो उसको भी क्या जांच के विषय में लेंगे क्या? 2018 से 21-22 के बीच का प्रकरण है ये। माननीय सभापति महोदय, भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 ख में प्रावधान है और ये प्रावधान जो है हमारे जो आदिवासी हमारे भाई हैं उनके जमीन की सुरक्षा, उनके न्याय के लिए है। अगर कहीं पे गलत ढंग से आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी ने क्रय किया है या छल के साथ उसकी जमीन को कब्जा किया है तो उनकी शिकायत आने पे उनकी जांच होती है, उनकी कार्रवाई होती है, उनको विधि सम्मत। देवेंद्र यादव। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, एक बात माननीय मंत्री जी ने कही है कि ये 170 ख केवल ग्रामीण क्षेत्र में लागू, शहरी क्षेत्र में नहीं। और मैं समझता हूं कि इसमें अभी तक के कोई संशोधन इस प्रकार से नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में है, आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। लेकिन आपने अभी उत्तर दिया कि ये शहरी क्षेत्र में, केवल ग्रामीण क्षेत्र में, ये बात स्पष्ट करिए क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय सभापति महोदय, मैदानी क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आदिवासी की जमीन को कलेक्टर की अनुमति से ही गैर आदिवासी को अंतरण होता है। यहाँ भी धारा 170 ख जो है यहाँ भी लागू होता है और उसकी अनुमति कलेक्टर से लगता है। ये जो दिक्कतें यहाँ भी लागू होता है, जो दिक्कतें जो हम भी बता रहे हैं, जो आदरणीय सदस्य चर्चा करिए, वही विषय है कि कलेक्टर के माध्यम से बहुत सारे ऐसी जमीनें किसी कारणवश जो सदन में शायद कुछ चीजों को मंत्री जी बता दिया है, कोई आवेदन यदि देंगे तो विधिवत रूप से कार्रवाई होगी, जनरल प्रश्न में नहीं आएगा। जिले में बहुत सारे पेंडिंग श्री देवेंद्र यादव पूछिए। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 2 प्रकरणों पे इन्होंने आदिवासी को भूमि वापस कराया। ये जनवरी में और फरवरी में आपने कराया, तो ये प्रकरण का निराकरण कब हुआ और निराकरण होने के बाद समय इतना क्यों लगा? माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि उसका प्रकरण कब समाप्त हुआ, कब निर्णय हुआ, मैं निर्णय का मैं डेट बता दिया था और उनको कब्जा सौंपने का भी तिथि बता दिया था। और ज्यादा विस्तार से जानकारी चाहिए तो प्रकरण के लिए फिर प्रकरण मंगवा करके फिर आपको मैं बता पाऊंगा। आपको मैं जो पारित हुआ उस डेट बता दिया और हमने कब्जा दिलाया वो दोनों डेट बता दिया कि कब पारित हुआ और कब हमने कब्जा दिलाया। श्री देवेंद्र यादव। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के अंदर नजूल भूमि में बहुत बड़ी संख्या में आबादी ने अपना घर बसा लिया और उसके पश्चात कई लोगों को पट्टा मिल गया, कई लोग नगर निगम क्षेत्र में राजस्व पटाकर रह रहे हैं। इनके भूमि स्वामित्व के लिए पिछले समय आदेश पारित किया गया और जो नियम बना वो नियम के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में जो भूमि स्वामित्व के लिए दरें निर्धारित हुई वो अत्यधिक रही। इसको देखते हुए बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे आवेदन लगातार जनता के द्वारा दिए जा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से इस पूरे विषय पे ये सवाल है कि क्या माननीय मंत्री जी भूभाटक निर्धारण वसूली हेतु कब्जा किए गए तिथि वर्ष से गणना करने से भूभाटक की राशि जो कि बहुत अधिक हो रही है, भूभाटक वसूली का वर्ष में कोई छूट और भूभाटक का निर्धारण करने के लिए कोई कमेटी बनाएंगे क्या और कमेटी कितने समय में इस निर्णय को करेगी? माननीय सभापति महोदय, भूभाटक के संबंध में शासन का स्पष्ट निर्देश है
नजुल भूमि के भूभाटक के संबंध में राजस्व पुस्तक पत्रिका खंड 4 के 1 की कंडिका 30 में निर्देश दिए हैं, जिसके अनुसार आवंटित द्वारा पट्टा निष्पादन दिनांक के पश्चात 1 अप्रैल की तारीख से अथवा आवंटित द्वारा भूमि का कब्जा लिए जाने के दिनांक से जो पहले हो भूभाटक लिए जाने का निर्देश है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 2020 में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वार्षिक भूभाटक के निर्धारण हेतु दरों को अधिसूचित किया गया है, जिसकी विभागीय सूचना दिनांक 12/2/2015 में नजूल भूमि के नवीनीकरण एवं पट्टा आवंटन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा बहुत साफ प्रश्न माननीय मंत्री जी से, मैं फिर से उसको दोहरा देता हूं और कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने रख देता हूं। जिला राजनांदगांव कलेक्टर द्वारा 4/10/2024 को पत्र व्यवहार किया गया विभाग में और ये बताया गया कि भूभाटक का जो निर्धारण हो रहा है वो आज के समय के अनुरूप जो जमीन की कीमत है उससे ज्यादा अधिक हो जा रहा है। जैसा कि कलेक्टर के द्वारा जो विभाग को पत्र प्रेषित किया गया है उसमें जो एग्जाम्पल दिया है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गोविंद राम पिता श्री चंदन माल डागा 47 वर्ष पहले इन्होंने पट्टा लिया था, उसका जो भूभाटक हो रहा है वो लाखों में हो रहा है। वैसे ही 74 वर्ष पहले का कब्जा है उसका करोड़ों में हो रहा है। तो ऐसे समय में जो परिवार वहां 50 साल से 60 साल से 70 साल से रह रहा है, गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, भूस्वामी बनाने का काम सरकार ने शुरू किया, उसके लिए जो दर है उसका निर्धारण उचित आप करेंगे तब जाकर इन लोगों को न्याय मिलेगा। तो बहुत साफ और पॉइंटेड प्रश्न है, क्या भूभाटक का वर्ष की गणना छत्तीसगढ़ की स्थापना के वर्ष के अनुरूप आप करेंगे क्या, या आप इसके लिए कोई उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर इसके लिए नियम में और भूभाटक वर्ष को पुनः निर्धारण करने के लिए आप कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, माननीय विधायक के जो मंशा है उसको मैं स्पष्ट रूप से समझ रहा हूं। मैं ये विषय जो है राजनांदगांव जिले में आया है। 2015 के जो निर्देश है उसमें थोड़ा सा स्पष्टता नहीं था। एक्चुअल में ये 1 अप्रैल की स्थिति या पट्टा निष्पादन की तिथि से लागू होता है। राजनांदगांव में कई गांव ऐसे हैं जो बहुत पुराने रहवासी थे, वो वहां शामिल हुए और उनका भूभाटक का निर्धारण बहुत पहले से किए जाने का ऐसा वहां पे विषय आया है। माननीय सभापति महोदय, इसके स्पष्ट ड्राफ्ट हमारे विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा है ताकि किसी के साथ अन्याय मत हो और उनको भूभाटक जो है उनके पट्टा निष्पादन की तिथि से या वित्तीय वर्ष का या कब्जा दिलाने के, ताकि उनपे जो पुराने जैसे बता रहे हैं कि 10 साल 15 साल का उसके अधिभार नहीं आएगा। इसके लिए हमारी जो है महोदय जी एक विषय मेरा और रह गया है क्योंकि विषय अपना था, एक बार मेरे को थोड़ा और क्लियर करने दीजिए। मंत्री महोदय जी, ये आदिवासियों का जमीन का सेफ्टी का विषय है, इसलिए मैं पुराना कौन से प्रश्न में मेरा पहले का ही है। प्रश्न आगे बढ़ गया है। माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरे सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिला, मैं एक बार माननीय मंत्री जी से पुनः 2 विषयों पर जानना चाहता हूं। क्या 2015 का जो आदेश है उसको सभी जिलों में जिला कलेक्टरों द्वारा सामान्य रूप से पालन किया जा रहा है? अगर नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए शिकायतें आई है क्या? शिकायतें आई है तो शिकायतों में क्या कार्रवाई हुई है? और अंतिम प्रश्न, भूभाटक पुनः निर्धारण करने के लिए आप कोई समयबद्ध प्रबंधन, उसके लिए कमेटी का निर्माण, उसकी घोषणा करेंगे क्या और समय कितना लगेगा उसकी जांच करके नया भूभाटक का निर्धारण करना, उसको सदन में स्पष्ट करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये भूभाटक
और पट्टा के संबंध में विभाग के द्वारा कई बार निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें 2015 में, 2019, 2019, 2020, 2022, 2024 में। मैं ये 2015 में जो भू भाटक के निर्देश जारी हुए हैं उसमें थोड़ा सा स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण ये माननीय सभापति महोदय यही बात लगातार माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं और मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूं, माननीय सभापति महोदय ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, किसी के साथ विषमता मत हो और सबको तो कब तक ड्राफ्ट कंप्लीट हो जाएगा उसका समय आप बता दें। उसी समय से लागू होगी। कब माननीय मंत्री जी? जल्दी कर लेंगे माननीय मंत्री जी, गरीब जनता परेशान हो रही है, आप कुछ बताएं। अगले ये विषय हमारी जानकारी में आई है राजनांदगांव जिले में खास तौर से। अगले सदन तक कंप्लीट कर लेंगे ये बता दें, या विजन 47 में जाएगा? नहीं अंजोर में कि 100-200 चातरी बतावा भैया, जल्दी कर लेंगे आप। कोई समय और जो कलेक्टर मनमानी तरीके से 2015 के नियम को ताक पे रख के अपने हिसाब से भू भाटक लगा रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? इसको भी स्पष्ट करें। सभापति महोदय, इसका प्रूफ भी है हमारे पास। सभापति महोदय, सभापति महोदय, हम 2-3 महीने में ड्राफ्ट तैयार करके स्पष्ट दिशा निर्देश सारे जिलों को दे देंगे। ठीक है। सभापति महोदय, मेरा इसी में प्रश्न है। माननीय देखो, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में सबका संभव नहीं है। दोनों का प्रश्न, उसमें दोनों का प्रश्न संयुक्त है, दोनों का प्रश्न है। ये तो बहुत दिनों बाद जुड़वा प्रश्न है सभापति महोदय। राधो सिंह भूरिया, ये बहुत वर्षों बाद आया है लगता है, लेकिन नहीं आया, पहले आया, मेरे को याद है। आपको याद? माननीय सभापति महोदय जी, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ूंगी, मैं बस आंसर चाहती हूँ। आदेश दिनांक जो आपका 12/2/2015 के तहत चालू वर्ष से भू भाटा का निर्धारण किया जाना चाहिए, जबकि अभी राजनांदगांव जिले में नजूल विभाग के द्वारा वर्तमान की दर से विगत वर्षों का भी निर्धारण हेतु आदेश प्रसारित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है, जबकि उसका निर्धारण हर वर्ष के दर के हिसाब से होना चाहिए। माननीय सभापति मुझे इसका प्रूफ भी मेरे पास, आप चाहे मैं आपके पटल में रख सकती हूँ। तो वास्तव में ऐसा हो रहा है तो मंत्री जी इसकी जांच कराएंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, मैं इसी विषय को भी और बोला हूं कि राजनांदगांव में विषय आया है और उसमें हम जल्दी ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। सारे जिले में एक ही उनकी व्याख्या गलत हो गई। 2015 में जो निर्देश जारी किए हैं उन गलत व्याख्या के कारण राजनांदगांव जिले में प्रॉब्लम आया है। समयबद्ध तरीके में 2 महीना की 3 महीना, आपने बोला 2 महीने में कर देंगे, निर्देश देंगे ताकि कहीं पे ऐसा कोई समस्या ना हो। 2 महीना की 3 महीना। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, आखिरी प्रश्न है, 2 महीना की 3 महीना? 3 महीने में कर 3 महीने में। धन्यवाद। श्रीमती चातरी ने। माननीय सभापति महोदय, मोर मूल प्रश्न में अवधि या कोनो वर्ष के उल्लेख नहीं है, लेकिन आप सदन के द्वारा मोर मूल प्रश्न ला संशोधित करके वो मां समय अवधि कर दिया गया है 2025, जेखर से पूरा उत्तर नहीं उद्भूत होता, ऐसे करके आए हवे। मोर प्रश्न के लिखित जवाब में माननीय मंत्री महोदय जी हा बताए हवे कि जी नहीं, कोनो प्रश्न उद्भूत नहीं हो सके और प्रश्न क, ख और ग तीनों भाग के उत्तर में असनेज बताए गए हवे। मोर पास शासकीय दस्तावेज हवे जेमा प्रमाणित होवत है, जेकर से प्रमाणित होवत हवे कि जंगल बेढ़ा के खसरा नंबर 390 में जेकर रकबा 20 हेक्टेयर हवे, ओमा 1989-90 के एक मिसल है। वो मिसल के अनुसार सामाजिक वानिकी नर्सरी वन विभाग सुरक्षित हवे। एकर से ये स्पष्ट होता है कि माननीय वन मंत्री के द्वारा मोला जो लिखित में उत्तर दे गए हवे वो जवाब हर सही नहीं हवे। मोर करा जो लिखित दस्तावेज है, प्रश्न आप करो ना, आप प्रश्न करनी नहीं, मैं पहले बता देता ना, काबर की कोनो प्रश्न उद्भूत नहीं हुआ थे कहते तो ओकर कारण भी बता देते। सभापति महोदय, 1 मिनट चातुरी जी, बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है, पहली बार चुन के आई है और उनका मूल प्रश्न बदल गया है। मतलब ये है कि विभाग ने अप्रोच किया होगा विधानसभा सचिवालय से, तभी ये संभव हो सकता है। सभापति महोदय, ये बहुत गंभीर मामला है, यदि इस प्रकार से हो रहा है नहीं तो इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और आसंती से ये निर्देश होना चाहिए कि विभाग यदि प्रश्न बदलने की बात यदि कर रहे हैं तो इसमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, विभाग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस भी अधिकारी ने किया बहुत गंभीर बात है सभापति महोदय। विधानसभा सचिवालय क्या मतलब है कि वो प्रश्न बदलवाए, क्योंकि विभाग
उन्होंने नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविक प्रश्न एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न के आधार पर आप करते हैं करिए। उनका प्रश्न बदल गया है, प्रश्न नहीं बदला है। उन्होंने जो प्रश्न किया है उसी प्रश्न के आधार पर उत्तर दिया उसके पास मंत्री बदल गया है। सभापति बहुत गंभीर बात है। सिर्फ सभापति महोदय व्यवस्था देंगे। सभापति महोदय ये बहुत गंभीर बात है। सभापति की माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ये मामला सदन में आ चुका है और माननीय सदस्य ने कहा कि मूल प्रश्न बदल गया है, तो आपसे निवेदन है कि इसकी जांच करा लें और सही पाया जाता है तो फिर आधे घंटे की चर्चा आप कराएंगे। इसमें ये निवेदन आपसे करते हैं। जो प्रश्न है, क्या वन विभाग महासमुंद वन मंडल के सरायपाली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जंगल बेड़ा में नर्सरी अथवा वृक्षारोपण कार्य किया गया था? यदि हाँ तो किस प्रकार कुल कितने वृक्ष क्षेत्र पर लगाए गए? अब आप उसका कोई न कोई समय अवधि करेंगे ना? नहीं, समयावधि करिए नहीं, आप पूछेंगे 1947 से, इसमें तो वही हुआ ना कि क्या वन विभाग महासमुंद वन मंडल सरायपाली वन परिक्षेत्र, आपने कब से पूछा? कोई रहेगा समय अवधि? भाई समय सीमा मैं नहीं पूछा, कोनो समय सीमा में वहाँ वन परिक्षेत्र रही से कि नहीं, वो नर्सरी रही से कि नहीं, लेकिन अभी वो नर्सरी खत्म करेंगे। आप उसमें देखिए, उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें नर्सरी था कि नहीं था, ये 2025 तो ये कहां से आ गया अपने आप से? कहीं न कहीं उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। कहीं सुनिश्चित करेंगे? जब नर्सरी है, नर्सरी हो सकता है 1947 का भी हो, कब का, या अंग्रेजों के समय भी हो सकता है। रिकॉर्ड तो नहीं बदलेगा सभापति महोदय। यदि आपके राजस्व रिकॉर्ड में लिखा है, यदि 1947 से पहले भी कलेक्टर बना है तो राजस्व में तो ये लिखा गया कलेक्टर भवन लिखेगा ना, उसको लिखेंगे ना, लिखेगा ना कहीं ना कहीं। तो ये विभाग अपने मन से 2025 कर देगा क्या? उसमें देखिए, अपन भी प्रश्न स्वरूप भी बदल गया। नहीं, अपन भी प्रश्न करते हैं और आप भी प्रश्न करते हैं, उसमें लिखा रहता है 5 साल का, 10 साल का करते हैं ना, 20 साल का जो भी लिखा रहता है। यदि समय आप वन लिखे हैं, पंच वन लिखे हैं, और दूसरी बात भी हो सकता है। दूसरी बात, जो सचिवालय का जो पार्ट है और जो बात आई है, मैं उसको विलोपित करता हूँ। नहीं, सचिवालय पे हम यहाँ आरोप नहीं लगाए सभापति महोदय। सचिवालय की क्या पड़ा है कि वो क्वेश्चन बदले? जो भी विभाग पे है, विभाग ने बदलवाया है। आप पूछिए जी प्रश्न। विभाग ने बदलवाया, इसकी जांच होनी चाहिए सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आप प्रश्न ये शासकीय रिकॉर्ड है, इस शासकीय रिकॉर्ड में स्पष्ट तौर पे कहे गए है कि नर्सरी की अवैध कटाई बंद हो के संबंध में मौका जांच किया गया, जिसमें खसरा नंबर 390 मंत्री जी जवाब दें। रकबा हेक्टेयर 20 मिसल 1889-90 के अनुसार सामाजिक वन की नर्सरी वन विभाग सुरक्षित है, जिनमें मौके में आंवला, खैर इत्यादि तहसीलदार जांच रिपोर्ट। मैं पूछना चाहता मूल प्रश्न मैं माननीय मंत्री जी से मैं मांग करत हूँ कि मोर प्रश्न के असत्य जवाब तैयार करके भेजने वाला वन विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे जाए और नर्सरी ला उजाड़ने वाला तथा वृक्षों के अवैध कटाई करने वाला जिम्मेदार सोलर प्लांट के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे जाही का? माननीय सभापति महोदय, एक तो माननीय भूपेश बघेल जी ने जो विधान सभा के सचिवालय पे प्रश्न गलत बात बोल रहे हैं मंत्री जी। मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, ये गलत परंपरा है सभापति महोदय। विभाग के ऊपर बचाने के लिए प्रश्न आपका आया, प्रश्न का उत्तर हमने दिया है।
जो प्रश्न आपने दिया है पे कोई आरोप नहीं लगाया। जो प्रश्न आपने दिया है उस प्रश्न का उत्तर हमने दिया है। नहीं, ये विभाग अभी वही प्रश्न कर रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं। आपको गलत आपने 2025 में इसमें प्रश्न में पूछा है कि 2025 में वृक्षारोपण हुआ कि नहीं हुआ। माननीय तो मैंने मंत्री उसको उत्तर दिया है। मोर मूल प्रश्न मोर हाथ में हवे मैं आप तक भेजना चाहता हूँ। एमा मोर मूल प्रश्न में 2025 के उल्लेख ही नहीं है। मैं अनुमति विभाग के अधिकारी बचाने का काम कर रहे हैं, मिली भगत कर रहे हैं, मिली भगत करेंगे। बताइए, बैठिए, मेरी बात सुनिए। अरे आप मेरी बात सुनिए ना। के प्रश्न होने के कारण सचिवालय द्वारा नियमावली अंतर्गत अवधि अंकित कर ग्राह्य योग्य किया गया है ताकि प्रश्न ग्राह्य हो सके। अन्यथा नियम अंतर्गत न होने के कारण प्रश्न ग्राह्य नहीं हो पाता। इसलिए उसमें तारीख दिया गया है, क्योंकि आप उसको अनिश्चित काल के लिए उसको आप प्रश्न नहीं कर सकते, इसलिए उसमें तारीख दिया गया है। जो प्रश्न आया है आप उसमें प्रश्न पूछे और मंत्री जी जवाब दें। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वन विभाग के नर्सरी में गोदावरी सोलर प्लांट के द्वारा जो अतिक्रमण करे गए हावे ओला तत्काल हटाया जाही का। माननीय सभापति महोदय, मैंने अपनी जानकारी में स्पष्ट किया जो जमीन है वो वैसे इस प्रश्न से उद्भूत नहीं होता सभापति महोदय, लेकिन जो जमीन कहते हैं वहां पर इस संयंत्र को दिया गया है वो वन विभाग का नहीं है सभापति महोदय। मोरखला सरकारी दस्तावेज है माननीय सभापति महोदय, मोरखला सरकारी दस्तावेज है और वो वन विभाग के नर्सरी वहाँ 89 में बता रहे सामाजिक वानिकी का नर्सरी था। श्री भूपेश बघेल। बहिगमन वापस करो, माननीय जी आ गए। सभापति जी समय नहीं है, प्रश्न करने दीजिए ना। अभी बहिगमन वापस हो गया। बहिगमन वालों का क्या प्रश्न कर रहे हैं आप। में ये बताइए कि 2024-25 में धान शार्टेज कितना हुआ, उसकी कीमत क्या है, और दूसरा इसी में बता दीजिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तीसरा प्रश्न ये बता दीजिए कि जितने सोसाइटी और जितने कर्मचारी को आपने आरोपी बनाया उसको फिर से 25-26 में खरीदने की अनुमति क्यों आपने दी। मंत्री जी, बहिगमन हुआ है नहीं हुआ ये भी पहले पूछ लीजिए। माननीय सभापति महोदय, जो 2024-25 में जो धान के जो शार्टेज हुआ वो टोटल मैट्रिक टन के आधार पर 15,772.21 मैट्रिक टन धान के शार्टेज हुआ सभापति महोदय 2024-25 में, और राशि लगभग 3,627.95 लाख रुपए ये शार्टेज हुआ। और कितने समिति हैं और कितने समितियों को फिर से आपने काम दे दिया 25-26 में खरीदने का। टोटल रायपुर के अंतर्गत में 526 समिति है और उसमें उपार्जन जो केंद्र की संख्या है लगभग 677, और जो शार्टेज वाले जो समिति है उसमें 161 है और 200 हम निकालते हैं उसका जो। अब एफआईआर कितने में की और बजट में क्यों नहीं किया आपने। देखिए एफआईआर जो कहते हैं किया गया है और उसके तहत में 58B के तहत में भी जो दो कहते हैं समिति प्रभारी हैं उनके ऊपर भी कहते हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। और कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर आपने की। एफआईआर की जानकारी मैंने आपको दिया है, इसमें अलग से आपको सवाल तो मैं अलग से सोसाइटी में नहीं है, मैंने इसकी जानकारी आपको दी। प्रश्नकाल समाप्त।
एमएससी भौमिकी 2 स्वर्ण पदक है इन्हें भी। निकिता गुप्ता, इन्हें भी 2 स्वर्ण पदक है, एमएससी हेल्थ इकोनॉमिक्स। मोहित चौधरी, एमएससी कंप्यूटर साइंस विथ एआई एंड मशीन लर्निंग। भूमि पोरवाल, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रियांशी लाड़, एमएससी एमसीए, प्रियांशी लाड़ एमसीए। शिवांगी सिंह, एमएससी फॉरेंसिक साइंस। दीपशिका तिवारी, एम फार्मा। कुमारी उर्वशी, एमएससी एग्रीकल्चर। वेंकटेश डी, एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। वल्लभ सुगंधी, एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड फूड साइंस। कुमारी साक्षी प्रिया, एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल साइंस। कुमारी मनदीप कौर, एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी। आकांक्षा खटिक, एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। मोहनीश वर्मा, एलएलएम। आचार्य विद्यासागर जी पीठ, जो सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से संचालित है, महामहिम राज्यपाल जी एवं मुख्यमंत्री जी को हथकरघा से निर्मित वस्तुएं भेंट करेंगे। केमिकल फ्री है, जिसमें मिट्टी के बर्तन, गौ गोबर से बनी घड़ी, हाथ से बने बंदरवार आदि है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी सराहना की थी। संस्था के लोगों से मैं निवेदन करती हूं कि कृपया स्टेज पर पधारें। द्वारा मुख्यमंत्री जी को हथकरघा से निर्मित वस्तुएं भेंट की जा रही हैं। अब मैं माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध करता हूं कि वे विभिन्न संकायों में वर्ष 2025 में स्नातक एवं डिप्लोमा उपाधि हेतु कुल 23,161 एवं 196 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करें। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूं। मैं सभी उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों से अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं एवं माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध है कि वे विभिन्न उपाधियों से अलंकृत उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं को उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। आप खड़े हो जाएंगे सब उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थी। मैं प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज, इस विश्वविद्यालय का कुलगुरु, दीक्षांत समारोह के समय यह उपदेश करता हूं। सत्य भाषण करो, आचरण करो, धर्मं विद्याभ्यास चर, भूल न करो।
स्वाध्यायान्मा प्रमदः माता की देवता समान पूजा करो। सत्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यवत्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि सुचरितानि कवयोपास्यानि एष आदेशः एष उपदेशः एतद् अनुशासनम्। अब मैं माननीय कुलगुरु जी से निवेदन करता हूं कि वे विभिन्न उपाधियों से अलंकृत उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को शपथ दिलवाने की कृपा करें। मैं आपको शपथ दिलाऊंगा, आप इसको दोहराएंगे। मैं शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सावधान और निष्ठावान रहने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा अपने विश्वविद्यालय के गौरव हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने देश की स्वतंत्रता और एकता की रक्षा हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे अपने उद्बोधन से हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। का आनंद के साथ एहसास कराने का भी है और इस नाते से भी इसका और महत्व बढ़ जाता है। आज के इस उथल पथल भरे दुनिया के माहौल के अंदर जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो शिक्षा कैसी होना चाहिए, गुरुकुलों की पद्धतियां क्या होती है, हमारी जीवन शैली क्या होती है। अनादि नगरी उज्जैनी में सनातन संस्कृति के माध्यम से हमें इस बात का गर्व है कि 5000 साल पहले भी यहीं का विद्यार्थी दुनिया के अंदर
श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जो जीते जी अपने शिष्य बनकर के गुरु की उपाधि पाले, ये नगरी बाबा महाकाल की नगरी उस महर्षि सांदीपनि के युग को याद दिलाती। मुझे इस बात का और अत्यंत हर्ष है जब हमने भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के ऊपर होने वाली शिक्षा की पद्धतियों को देखें तो 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद, सभी में निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में कितने प्रकार से अपने आप को परिपूर्ण मानव के नाते से, बात का जीवन क्रम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आज सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम का आनंद इस नाते से भी महसूस कर रहा हूं कि ये विश्वविद्यालय तो 1956 में बना, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय से सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय बनने की यात्रा महामहिम के हस्ताक्षर से हमको गौरवान्वित करती है। सच में विक्रम करने से विक्रमादित्य पे एहसास तो होता था, लेकिन वो उनकी विराटता का एहसास नहीं होता था। विराटता का एहसास सम्राट विक्रमादित्य के पूरे नाम के साथ जो होता है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी विधानसभा के माध्यम से, महामहिम की कलम से ये आकार साकार लेकर के 30वां दीक्षांत समारोह का गौरव बढ़ा रहा है, तो ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का एहसास भी करा रहा है। मैं महामहिम का पुनः इस खास करके वीरता, नीति, सुशासन, कई कारणों से विक्रमादित्य को जिस प्रकार से सकारी विक्रमादित्य के नाते से पहचान दुनिया में मिली है, ईस्वी सन 27 ईसा पूर्व के 57 वर्ष पूर्व शकों को परास्त करते हुए सुशासन की मिसाल विक्रमादित्य ने दुनिया के सामने जो प्रस्तुत की है, वाकई वो अद्भुत है। और मैं महामहिम का इस नाते से भी अभिनंदन करना चाहूंगा। आपके कारण से महामहिम हमारा विश्वविद्यालय प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह करके ये आनंद के साथ हर विद्यार्थी के जीवन का ये जो टर्निंग पॉइंट है वो उपाधि धारण करे, गोल्ड मेडल ले, अलग अलग प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के आगामी अपने जीवन की ये शिक्षा पूरी करके कर्तव्य के मार्ग पर जब वो अग्रसर होता है, ऐसे में अगर महामहिम उसका मान बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देकर के आते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा मनोबल भी बढ़ता है और ये वातावरण अद्भुत हो जाता है। इसलिए मैं एक और कारण से आपका इस नाते से अभिनंदन करता हूं। यद्यपि मेरे साथ माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी सहित कई विद्यार्थी यहां बैठे हैं जिनने इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के नाते से अपनी शिक्षा की यात्रा प्रारंभ की। मुझे वो दौर भी याद आता है कि जब मैं किसी माइक पे खड़ा होकर के पहली बार ऐसे ही किसी परिसर में अपनी बात रखते हुए हिम्मत के साथ बढ़ रहा था, तो ये विक्रमादित्य और बाबा महाकाल की कृपा है कि आज आपके बीच में मुख्यमंत्री के नाते से भी बात कर रहा हूं। ये केवल बाबा महाकाल की और यहां के सब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का परिणाम है। मुझे इस बात का भी आनंद है, लेकिन थोड़ा मन में एक कसक भी बाकी है। ये भाग्यशाली सारे विद्यार्थी जिनको यहां गरिमापूर्ण आयोजन में महामहिम के साथ मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब अतिथियों के साथ सम्मानित हो रहे हैं। मैंने भी बीएससी की है, एलएलबी की है, एमए किया है, डिग्री तो सारी की, लेकिन पता नहीं वो उस दौर में क्या होता था कि एक बार भी बुलाकर ऐसा सम्मान करने का मौका नहीं मिला। ये बड़ा मन में मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा। और केवल यहां नहीं, महामहिम ने पूरे प्रदेश के अंदर, जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी पूरे प्रदेश के एक एक विश्वविद्यालय में हर साल निरंतरता के बलबूते पर एक साल भी गैप किसी विश्वविद्यालय का नहीं है जब दीक्षांत समारोह नहीं हुआ। इसलिए मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में हमारे गार्जियन अगर ऐसे हो तो वो हमारे काम करने की ऊर्जा और अलग प्रकार की हो जाती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कितने प्रकार के संशोधन भी हो गए, लेकिन उसके पहले मुझे बताया गया कि आज विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से 379 विद्यार्थियों को उपाधियां मिली है। 181 विद्यार्थियों को डिग्री, 198 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, 1 शोधार्थी को डीलिट, 88 शोधार्थियों को पीएचडी, 40 विद्यार्थियों को और खास करके सब मिलाकर के तो 52 विद्यार्थियों को ये जो जिस प्रकार
जिस प्रकार से डिग्रियां मिली है, मैं आपके लिए वाकई में सभी के लिए आगामी सुखद भविष्य की कामना करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि विगत 7 दशकों में इस विश्वविद्यालय ने जो अपना एक गौरवशाली इतिहास गढ़ा है, यहां से निकल करके कविवर शिवमंगल सिंह सुमन पद्म भूषण, जिनका अपना यहां का कुलपति काल का कार्यकाल अद्वितीय रहा है, हम उनको भी स्मरण करेंगे। पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, उनको स्मरण करेंगे। ये श्री कृष्ण सरल से लगा करके बड़ी गौरवमयी परंपरा है। कई सारे स्वनाम धन्य ऐसे महापुरुषों को स्मरण करते हुए जिनने अपने शैक्षणिक काल में शिक्षा के माध्यम से यहां अलग जगाने का काम किया है। ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है तो भर्तरी की भी नगरी है, जहां की शिक्षा के बलबूते पर राजा से रंक और रंक से राजा होने का इतिहास उज्जैन ने दुनिया के सामने अलग प्रकार से दिखाया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे समय में, जब आने वाले समय में जब हम सिंहस्थ की तैयारी के लिए लग रहे हैं, सिंहस्थ 2028 में आने वाला है और इस अनादि नगरी उज्जैनी में इसकी आबादी तो 10 लाख से कम है एवरेज, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके कारण से 2022 के महाकाल के महालोक बनने के बाद अब उज्जैन के अंदर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अगर एवरेज देखो तो जितनी आबादी है एवरेज उतनी ही आबादी रोज आकर दर्शन करके उज्जैन के लिए एक अलग प्रकार का धार्मिक के साथ सभी प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए और उज्जैन से बाबा महाकाल के आशीर्वाद लेकर के न केवल धार्मिक पर्यटन के माध्यम से उज्जैन की अर्थव्यवस्था में मजबूती दे रहे, बल्कि समान रूप से माननीय महामहिम आपकी मौजूदगी से ही और भी बहुत सारे प्रकार से उज्जैन केवल धार्मिक पर्यटन का महत्व नहीं का नगर नहीं है, अब ये धार्मिक के साथ सांस्कृतिक रूप से भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यहां के बाद थोड़ी देर बाद एक 78 करोड़ किसको कहते हैं गीता भवन की नई आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें महामहिम स्वयं साक्षी बनकर के भगवान कृष्ण के उस काल की, जिनके कारण से यहां अगर वो उज्जैन नहीं आते, कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण उज्जैन आए और अपनी शिक्षा के माध्यम से उनके मुखारविंद से गीता के वो 18 अध्याय, जिनके माध्यम से हर एक अध्याय गीता का जिसमें सब कुछ है, हर अध्याय के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं गीता भवन के माध्यम से हमारी सरकार ने हर नगरीय निकाय में प्रदेश भर में गीता जयंती मनाना भी प्रारंभ की है। गीता महोत्सव के साथ गीता भवन बना करके हमारी सभी प्रकार की विचारों की परंपरा में एक सांस्कृतिक सभागार बन करके जहां लाइब्रेरी भी होगी, वाचनालय भी होगा, विचारों के प्रवाह करने के लिए सभागार भी होगा, ऐसी कई प्रकार की चीजें जोड़ करके हमने गीता भवन बनाने की जो कल्पना की है, बीते समय में जबलपुर, इंदौर ऐसे कई शहरों में हमने गीता भवन प्रारंभ कर दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शासन स्तर पर तो गीता भवन बन रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा का गीता भवन भी हो सकता अगले महीने तक लोकार्पित हो जाए। ये अलग से हमारे प्रकार से एक तरह से इस सभागार से आने वाला ये पास का सभागार और बड़ा रहेगा, जब 1200 से ज्यादा लोग बैठ करके इस प्रकार के कार्यक्रम में शोभा बढ़ा सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस अवसर पर जिस प्रकार से विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई और उनके माध्यम से महाकाल के पुष्पों को लेकर भी कुलगुरु से मैंने कहा तो आपने कहा इसका यंत्र चाहिए, तो 10 लाख रुपए आप कह रहे थे कि 10 लाख की मशीन आएगी। अब 10 लाख देने में शर्म आएगी तो हम अपनी तरफ से 51 लाख रुपया महामहिम की मौजूदगी में आपको इस प्रकार के सारे कामों के लिए इन यंत्रों को आप बनाएं, ताकि रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी के जीवन काल में ऐसी कई सारी चीजों को उनके साथ जोड़ करके देखा जा सके। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक साथ बीएससी एग्रीकल्चर का यहां एक भवन का लोकार्पण भी हो रहा है 17 करोड़ की लागत से। अब क्या चाहिए इस विश्वविद्यालय के लिए, सब कुछ मिल रहा है माननीय महामहिम की मौजूदगी से। विश्वविद्यालय, हर विश्वविद्यालय जिस डिग्री को जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में, अब धीरे धीरे कर करके सच में पूरे देश के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर है, उस सकल पंजीयक दर से भी हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है, उच्च शिक्षा में भी और स्कूल शिक्षा में भी। स्कूल शिक्षा में भी सांदीपनि विद्यालयों का जिस प्रकार से भवन बन रहा है, वाकई वो अद्भुत है। इसी कारण से जहां हमारा ड्रॉप आउट 6% था, लेकिन सांदीपनि विद्यालय के बाद से बीते
गए साल से ही अब ये 0% हो गया। हर बच्चा अपने विद्यालय में आ रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूल छोड़कर भी हमारे विद्यालय में आ रहा है। और आज के समय में अब मैं दोबारा इसी पत्र अगर देखता हूं तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब यहां कालगणना की नगरी के नाते से भी उज्जैन के लिए जो ऑब्जर्वेटरी बन रही है, साइंस सिटी बन रही है, आईटी पार्क बन रहा है और यहां एयरपोर्ट बन रहा है, कितने प्रकार के 30 किलोमीटर के घाट बन रहे हैं। अगर बाबा महाकाल की नगरी में छिपरा के जल से स्नान कराने के लिए यह अद्भुत प्रयोग भी हो रहा है कि लोग 1967 में आखिरी बार छिपरा जी के जल से कुंभ का स्नान हुआ था, लेकिन 67 के बाद 80 में, 92 में, बाद में 2004 में गंभीर के जल से यहां स्नान कराया गया, बाद में 2016 में मां नर्मदा के जल से स्नान कराया गया। लेकिन उज्जैन में जब आते हैं तो सबकी कल्पना रहती है और कामना रहती है कि मां छिपरा का आशीर्वाद मिले, छिपरा के जल से स्नान का मौका मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है महामहिम के आशीर्वाद से 2028 के सिंहस्थ के स्नान में छिपरा के जल से आचमन भी होगा, स्नान भी होगा और पूरे वर्ष इस देवस्थान का जो पौराणिक काल से महत्व है उसी प्रकार के आनंद के साथ सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूं। किसान कल्याण वर्ष की इस कल्पना के आधार पर भी महामहिम के आशीर्वाद से हमने 17 विभागों को अलग अलग प्रकार से जोड़ते हुए किसान के जीवन में केवल खेती नहीं, खेती के साथ पशुपालन भी, मछली उत्पादन भी, उसी के साथ एग्रीकल्चर के साथ कोऑपरेटिव भी और बहुत सारे प्रकार के विभागों जोड़ करके हमने किसान कल्याण वर्ष की कल्पना की है और जिसके माध्यम से कई सारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब राज्य के कल्याणकारी कामों को हाथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है और उनके आशीर्वाद से सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विक्रमादित्य की विक्रम नगरी में विक्रमादित्य का इंडस्ट्रियल पार्क अद्भुत बना है। और केवल वो नहीं, अब उज्जैन में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाओ तो एनएच के माध्यम से आज मध्य प्रदेश में ये जो बड़ी सौगात है, भौगोलिक दृष्टि से हम मध्य में हैं, तो दिल्ली बंबई कहीं भी जाओ 8 लेन एक्सप्रेस के माध्यम से केवल 6.5 घंटे में दिल्ली भी पहुंच सकते हैं और 6.5 घंटे में बंबई भी पहुंच सकते हैं। ये केवल प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हो सकता है। जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर पुनः मैं यहां का विद्यार्थी होने के नाते से, यहां का विद्यार्थी के साथ यहां का विधायक और बाद में माननीय महामहिम के आशीर्वाद के साथ आपके बीच राज्य का सेवक होने के नाते से भी पुनः उज्जैनी में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं यहां इसी अवसर पर कृषि अध्ययनशाला को पूर्व छात्र संगठन की ओर से ड्रोन भेंट करने की सूचना भी मेरे पास आई है। तो एक ड्रोन तो उनने दिया, 5 मेरी तरफ से भी देने की घोषणा करता हूं। जब देना ही है तो क्या दिक्कत है, अच्छा लगता है हमारे बीच में। और इसी के साथ साथ यहां पर यहां के विद्यार्थियों को टूर करने के लिए कहीं किसी स्थान पर जाना आना हो तो एक बस भी सर्व सुविधायुक्त देने की घोषणा करते हैं, ताकि भविष्य में रिसर्च के लिए अगर हमारे विश्वविद्यालय से बच्चे आए जाए तो उनकी अपनी यातायात का प्रबंधन भी उनके पास होना चाहिए। पुनः आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं और गुड़ी पड़वा के 2083 नववर्ष की अग्रिम बधाई भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महामहिम एवं कुलाधिपति जी ने मध्य प्रदेश के नव निर्माण में अत्यंत महनीय भूमिका निभाई है। आपके कल्पनाशील मार्गदर्शन से मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। हम आपका वरद आशीष और सानिध्य पाकर अनुग्रहित हैं। कृपया आशीर्वचन प्रदान करें। सभी को नमस्कार। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, सांसद अनिल फिरोजिया जी, विधायक अनिल जैन जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव जी, कुल गुरु
प्रोफेसर अपर्णा भारद्वाज जी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी, कार्य परिषद के सदस्य गण एवं संकाय अध्यक्ष गण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, ऐतिहासिक और पवित्र उज्जैन की धरा पर स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने की मेरे को बहुत खुशी है। मैं यहाँ ये भी आपको कहना चाहूंगा कि मैंने राज्यपाल के रूप में शपथ लिया और दूसरे दिन ही महाकाल का मैंने दर्शन किया है और ये नगरी में आते ही हमको अलग अलग प्रेरणा मिलती है और मैं देखता हूं यहां कि एक विश्वविद्यालय का बच्चा जो यहां पढ़ता है और आज मध्य प्रदेश के प्रथम पंक्ति में मुख्यमंत्री के रूप में इतने सारे विकास के काम मध्य प्रदेश में वो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके पर महाकाल जी बहुत कृपा की है, बहुत कृपा किया है। यहां कई बार बोलते थे कि महामहिम के वजह से, महामहिम का आशीर्वाद से, ऐसा नहीं भैया, महाकाल का आशीर्वाद से समझो हम सब आज एकदम खुश है। विक्रमादित्य की जीवन कथा बच्चे में ऐसी संस्था में जो पढ़ने आते हैं उसमें अंदर से स्फूर्ति मिलती है और वो बच्चे इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 30वां दीक्षांत समारोह है, आज तक कितने बच्चे ने दीक्षा ली है। मैं समझता हूं ये सभी बच्चे यहां शपथ जो दिलाई और कुलगुरु ने कई बात भी कही बच्चों के मंगल कार्य हो ऐसा करके, मगर एक बात जो शपथ लेने में बताया कि मैं समाज की रक्षा करूंगा, देश की एकता के लिए काम करूंगा। दूसरी बात छोड़ दो, मगर समाज के लिए कुछ काम करेंगे, आगे जाकर देश के लिए तुम अच्छा काम करेंगे, ऐसा जहां शपथ लिया है। आज तक 30वें दीक्षांत समारोह तक आपको अच्छी प्लेसमेंट तो मिलेगी, बहुत पैसा भी मिलेगा, मगर यहां जो संस्कार जो मिला है आपको, वो संस्कार से कई गुरुजनों ने आपको अच्छा संस्कार दिया है। 4 साल 5 साल उसको आगे जाकर तुम ध्यान में रखेंगे क्या? नहीं तो आज के जमाने में हम देखते हैं, रोज पेपर में भी पढ़ते हैं क्या क्या होता है। कहां गया वो संस्कार, कहां गया भैया? 5-5 साल हमने, कई गुरु ने हमारों को जो शिक्षा दी है वो ऊपर से गया क्या? मुख्यमंत्री जैसे नहीं बने क्या? मैं पेरेंट्स को भी कहूंगा, पहले तो ऐसा था हमारे घर में, पहले सुबह में प्रातः विधि के बाद पूजा में हम बैठते थे पेरेंट्स, तो बच्चे को भी बुला लेते, बेटा आ जाता, तू इधर बैठो तो मेरे साथ बैठो तो उसके दिमाग में आता था कि भगवान की पूजा आवश्यक है। बाद में शिक्षा जब भी लेने जाते थे, माता पिता लेके जाते थे स्कूल, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, आगे निकलेगा, प्रगति करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम, समाज का नाम रोशन करेगा, ऐसी कई अपेक्षा है। मैंने एक बहुत संत को सुना, उन्होंने बताया कि माँ की ममता क्या होती है। सुबह में बच्चा जब भी स्कूल जाता है तो जल्दी उठकर उसके लिए रोटी पकाते, सब्जी पकाती है, ममता उसमें भोजन में आती है कि मेरा बच्चा जाए, अच्छी तरह खाए, अच्छी तरह पढ़े। पिताजी के पास भी कुछ नहीं होता, मगर मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसके भी समर्पण बहुत ज्यादा पिताजी का भी है।
वो बच्चा आगे जाकर और माँ बाप की जो इच्छा है वो पूर्ण करते हैं क्या? घर में छोटे भाई बहन है, वो पढ़ते हैं, तो उसने बड़े भाई अपने इतना पढ़ लिया, मेरी बहन ने इतना पढ़ लिया, हमारे को भी आगे जाकर मेरी बहन और मेरा भाई पढ़ाएगा क्या? उनकी भाई बहन की भी अपेक्षा रहती है, वो अपेक्षा हम पूरी करते हैं क्या? ये सब बात शपथ लेने में मेरे को समझना है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और आगे जाकर जो 5 साल पढ़े, 4 साल पढ़े, वो सारा जो साल है वो पढ़ने की बात है। आगे जाकर जहां भी आपको प्लेसमेंट मिले वहां वो जीवन को याद करना, माँ बाप की अपेक्षा याद करना, भाई बहन की अपेक्षा याद करना, गुरुजनों ने तुम्हारे में संस्कार डाला है उसको याद करना। मैं समझता हूं बहुत पढ़े लिखे बहुत है, मगर अच्छे समाज के अच्छे पुरुष होना, अच्छा मानवता की बात करने वाला होना, हमारा अच्छा जीवन रहेगा क्या? अच्छा प्लेसमेंट आ गया, पैसा बहुत आ गया, घर में पत्नी आ गई, बाल बच्चे आ गए, बाद में घर पे तो लिखते हैं मातृ छाया, पितृ छाया, मगर छाया अभी उसको नहीं चाहिए। माँ बाप को बोलते तुम जाओ वृद्धाश्रम में। ये सिखाया क्या विश्वविद्यालय ने? तुम्हारा शिक्षा जगत में ये तुमको सिखाया है क्या? और सबको याद करना, सबको याद करना। मैं समझता हूं ज्यादा बोलना मैं पसंद नहीं करूंगा। एक व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं और सारे मध्य प्रदेश की सेवा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? छोटी मोटी बहुत से काम समाज के कर सकते हो। यही विश्वविद्यालय में आप भी पढ़े हो। मैं समझता हूं अच्छे बनने में अपना भी कुछ योगदान, अपनी अच्छी जिंदगी बनाने में खुद को भी आगे कुछ न कुछ अच्छी तरह आचरण करना पड़ेगा। बहुत बड़ा कोई धर्म स्थान में जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी धर्मात्माओं बात करते हैं तो बहुत तालियां भी बजाते हैं, मगर जो बोलते हैं वो हमारे आचरण में रखते हैं क्या? कहाँ कहा तो यहां बोला तो यहां ही जाओ, घर पे जाओ, कुछ नहीं। घर पे जाकर 5-15 आसपास के लोग हैं उसको सुनाओ कि एक कथा में आज इतनी अच्छी बात हुई, वो कोई नहीं कहते। मगर हमके हमारे दिमाग में रहना चाहिए, हमारे आचरण में रहना चाहिए, वो भी नहीं रहता। ये कम नसीब का खमज है। मैं समझता हूं बहुत युग आ गए। अभी बोलते हैं एक कल इंटरव्यू क्वेश्चन दैट डिसाइड्स मैं समझता हूं कि आज जो ऐसी परिस्थिति है आगे जाकर एंड में क्या होगा मालूम पड़ता नहीं है। हमारे इतने सारे देव देवता है, इतनी सारी हम पूजा करते हैं, मगर पूजा करने में ठीक, बाकी बाहर निकलने के बाद हमारा जीवन इधर उधर हो जाए, ऐसा मैं समझता हूं हम कैसे पढ़े वो आचरण में रखना। मेरे कल रक्षा दल के कई ऐसे लोग आए थे, 15-16 लोग सारे वर्ल्ड से आए थे। मैंने उनको भी बोला उज्जैन आप जा रहे हो, उज्जैन मंदिर आज सारे दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है। चाहे जीर्णोद्धार जभी से हुआ है तभी से देखो रोज 1-1.25 लाख लोग वहां दर्शन करने आते हैं। वहां की आप सिस्टम देखना कैसे ये व्यवस्था हो रही है, सबको कैसे संतोष से दर्शन करने मिलता है, वो आगे जाकर तुम दूसरे को भी बताना। हम मध्य प्रदेश गए, उज्जैन दर्शन करने गए थे महाकाल का, मगर वहां की व्यवस्था देखकर हमको लगा कि हमारे जीवन में भी उसको कैसे तरह अपनाए जाए। ऐसे करके उनको मैंने बताया। मैं बता रहा था कि अच्छे समाज को देने के लिए, अच्छे देश को देने के लिए हमारा आचरण भी ठीक तरह से हो, वो बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के से युवाओं को हौसले से अनंत ऊंचाइयों को छूने का अवसर दिया है।
जरूरी है कि विश्वविद्यालय परिसर का वातावरण ज्ञान, संस्कार, संवेदनशीलता और सामाजिक सरकारों में सहभागिता का अनुभव प्रदान करे। जब कुलगुरु ने बताया, शपथ लिया, इसमें यही हार्द है। हम अपने लिए नहीं है भैया, हमारा तो है ही, मगर हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सके, देश की एकता के लिए हमको क्या करना है, वो अच्छी तरह हमको समझ लेना चाहिए। याद रहे, शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के पालन की दक्षता प्राप्त करना है। सत्य, निष्ठा, अनुशासन, परिश्रम और सेवा से जीवन मूल्य आपको बड़े से बड़े तूफान से निकालकर सफलता के शीर्ष पर पहुंचाएंगे। आप अभी भावी जीवन के भौतिक सफलताओं के साथ संवेदनशील जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाए। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामना है। इस मन से आज सभी की से अपेक्षा है कि अपनी उपलब्धि से परिवार और समाज का गौरव बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के महायज्ञ में निष्ठा और समर्पण के साथ सहयोग करे, ये संकल्प ले। पुनः आप सब उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। माननीय कुलाधिपति जी, आपके उद्बोधन और प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारे सभी छात्र, विद्यार्थी, शिक्षक सभी लोग बहुत ही उत्साहित हुए आपके इस प्रेरणात्मक उद्बोधन से। महामहिम, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो लगातार हमको पूरे प्रदेश को सौगात देते हैं, पर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के प्रति हमारा अधिकार भी है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, और उनका स्नेह भी है। तो वो लगातार जो हम लोगों को सौगात देते रहते हैं, उसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार, इस क्षेत्र, पूरे मालवांचल की ओर से सर आपका बहुत अभिनंदन, आभार, धन्यवाद सर। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी का, माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी का, माननीय निगम सभापति कलावती दीदी जी का, कि आप आए और हमारे कार्यक्रम में आपने समय दिया। मैं कार्य परिषद के समस्त सदस्यगण, संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद के सदस्यगण, पदाधिकारी, समस्त जनप्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारे मीडिया के साथी और सभी छात्र छात्राओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं माननीय महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के समापन की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। माननीय महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी की अनुमति से मैं